ओके तो अब हम सीखते हैं कि वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जितने भी करंट असेट के आइटम्स हैं हम उनको ऐड करते हैं, उनमें करंट लायबिलिटी के सारे आइटम को माइनस करने के बाद हम वर्किंग कैपिटल पे अराइव करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं करंट असेट में क्या क्या आइटम आता है। सो करंट असेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैश, कैश का रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमें कितना कैश चाहिए डे टू डे बेस पे। हमें कैश क्यों चाहिए होगा, हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हमारी सैलरीज वगैरह है, वेजेस वगैरह है, वो पे करने के लिए। तो डे टू डे बेसिस पे हमारे कैश की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। नॉर्मली ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ये गिवन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम की अगर बात करते हैं तो स्टॉक। स्टॉक ये करंट असेट का एक पार्ट है। ठीक है, स्टॉक में हमने अभी तक देखा था कि स्टॉक के जो टाइप है वो एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है और एक होता है फिनिश गुड का स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हमें तीन स्टॉक पढ़ना होगा। एक तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और एक है फिनिश गुड का स्टॉक। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होता है तीनों आइटम। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल के स्टॉक के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमें वो एस्टिमेशन यहाँ निकालना होगा। सो हम देखिए रॉ मटेरियल पूरे साल में हम कितना खरीदते हैं। ठीक है, फुल ईयर में से एग्जांपल हमने पूरे साल में 10,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं। ठीक है, और एक यूनिट की रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ना वो 10 रुपया है। ठीक है, सो हमें टोटल जो पैसों की पूरे साल में जो पैसों की रॉ मटेरियल के लिए ज़रूरत है वो है 1 लाख। तो क्या 1 लाख रुपया आपका वर्किंग कैपिटल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें तो ये देखना है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कितना दिन हमारे पास, हमारे जो स्टोर में रहता है। ठीक है, जितना दिन हमारे स्टोर में रहता है उतने दिन का इक्विवेलेंट अमाउंट हमारा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बनेगा। फॉर एग्जांपल, हम जो सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो 1 महीने के बाद हम प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं। तो 1 महीने तक हमारे जो स्टोर में रॉ मटेरियल रहता है, तो हमें 1 महीने का जो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक बन जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो 10,000 यूनिट है इनटू 10 रुपीज़ का जो रॉ मटेरियल का रेट है। 1 मंथ हमारा स्टॉक जो है वो स्टोर में रहता है। सो ये जो अमाउंट है 1/12 कर देंगे। 1/12 क्यों किए हमने, देखिए 10,000 यूनिट इंटू 10, 1 लाख, ये तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने उसको डिवाइड किया फुल ईयर से, तो मुझे 1 मंथ का रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसकी होल्डिंग पीरियड लिखा, कितना महीना मेरा होल्डिंग पीरियड है, कितना महीना मेरा स्टॉक स्टोर में रहता है। तो ये 1 महीना, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा होल्डिंग पीरियड। तो ये है हमारा होल्डिंग पीरियड। ये कुछ भी हो सकता है, हाफ मंथ हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको वीक में आंसर दे कि 1 वीक है, 2 वीक है। इन दैट केस हम यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपका वीक में कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल आपका 2 वीक्स आपका होल्डिंग पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, 2 वीक डिवाइडेड बाय पूरे साल में 52 वीक्स होता है, तो 52 से हम उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सेकंड सिचुएशन है। थर्ड है, हो सकता है आपको नंबर ऑफ डेज में आपको बता दे कि हमारा 45 डेज हमारा जो स्टॉक है वो स्टोर में रहता है, तो हम यहाँ 45 लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है 365। ठीक है,
अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 360 दिया है तो हम इसे 360 डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। सो होपफुली ये तीनों सिचुएशन आपको क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट है आपका मंथ का कैलकुलेशन, होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सेकेंड है वीक का कैलकुलेशन, होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 52। और थर्ड है डेज का कैलकुलेशन, 45 डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ठीक है। सो आपका ये जो अमाउंट आएगा ये होगा आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकेंड मैंने कहा था वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, 10,000 हमने यूनिट खरीदी 10 रुपीज़ की, तो 1 लाख तो हमारी कॉस्ट हो गई, ये हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है पता है, ये आपका जो फिनिश गुड है वो पूरी तरह से बना नहीं है, ठीक है। अगर फिनिश प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट मतलब 100% आपका प्रोडक्ट बन चुका है। तो फिनिश प्रोडक्ट में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, फिनिश प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट में हमारा वेजेस इन्वॉल्व होगा, वेजेस जो लेबर्स ने काम किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी कॉस्ट होगी। उसके अलावा हमने जो डायरेक्ट खर्चा एक्सपेंसेस किया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किया है, वो होगी। ये तीनों जो कॉस्ट है वो आपके फिनिश प्रोडक्ट में आएगी, ठीक है। तो हम फिनिश प्रोडक्ट को कहते हैं कि आपकी मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एक्सपेंसेस की कॉस्ट। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस के साथ क्या ये चीज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्किंग प्रोग्रेस तो 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि वर्किंग प्रोग्रेस में 3 चीज़ इन्वॉल्व है। एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक है आपकी जो लेबर की कॉस्ट इन्वॉल्व है, और आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो ओवरहेड है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। अब कितना अमाउंट हम पकड़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ तो हमने बोला कि रॉ मटेरियल हमने 10,000 पूरे साल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। सो ये 10,000 हम प्रोडक्शन में डाल देंगे, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे, तो हम ये कह सकते हैं ना 10,000 हमारा प्रोडक्शन में प्रोसेस में गया, ठीक है, इनटू उसकी प्रोडक्शन पर यूनिट की कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज़ है, ये हमको ऊपर से मिल गई, क्लियर है, इनटू हमारा प्रोडक्ट कितना दिन, कितना मंथ या कितना वीक प्रोसेसिंग टाइम लेता है, हम वो प्रोसेसिंग टाइम को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और हम डिवाइड करेंगे 12 या 52 या 365 से, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरा जो वर्किंग प्रोसेस है वो 1 मंथ हमारा टाइम लेता है, 1 मंथ का, तो मैं 1/12 करूँगा। 1/12 क्यों करूँगा, क्योंकि ये जो है ये तो पूरे साल के लिए हो गया ना, 10,000 यूनिट इंटू 10 रुपीज़, ये तो फुल ईयर के लिए हो गया, हमें तो प्रोसेसिंग टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। तो 1 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है तो उतनी ही कॉस्ट मैं लूँगा ना, क्लियर है। देखिए WIP के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल है ना वो हमने 100% प्रोसेस में डाल दिया, ठीक है, रॉ मटेरियल 100% डाल दिया। लेकिन हम लेबर के लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने रॉ मटेरियल भी 100% पकड़ लिया, लेबर भी 100% पकड़ लिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 100% पकड़ लिया, तो ये तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी, क्लियर है। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि रॉ मटेरियल हमारा 100% चला गया है मशीन में, लेकिन हमारा जो लेबर है वो अभी भी 50% काम होना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, लेबर की 50% की कॉस्ट को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। सो हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई जो लेबर की जो कॉस्ट है पर यूनिट की कॉस्ट है हम वो मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर एक छोटी सी कॉस्ट शीट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल है वो है हमारा से 10 रुपया पर यूनिट, जो लेबर है वो हमारा 3 रुपया है, ठीक है, और जो ओवरहेड है एक्सपेंसेस है
वो हमारा 2 रुपया है। तो टोटल जो कॉस्ट हो रही है 10 + 3 13 और 15, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, उसमें हम जो प्रॉफिट है वो 2 रुपये का प्रॉफिट हम ऐड करते हैं और हमारी जो सेलिंग कॉस्ट होती है, ये सेलिंग प्राइस है, वो 17 रुपीज़ होगी। ये छोटी सी कॉस्ट शीट है, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो लेबर हमारा 3 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज करता है, तो मैं 10,000 इंटू 3 रुपीज़ कर दूंगा। तो इससे हमारे ना पूरे साल की लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, हमें पूरे साल की थोड़ी चाहिए, हमें तो उतने पीरियड की चाहिए जितना पीरियड हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस में है। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 1 मंथ है। ठीक है, सो मैंने 1/12 कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा जो लेबर की कॉस्ट है वो आ जाएगी, लेकिन ये 100% आ जाएगी। और हमने अज्यूम किया है कि जो हमारा लेबर है जो वर्किंग प्रोग्रेस पे लेबर 50% लगा है, तो हम इसकी कॉस्ट को 50% ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया, हमने लेबर की कॉस्ट निकाल लिया। ये दोनों चीज़ हम लोग WIP के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पर अराइव कर लिया है। ठीक है, WIP में थर्ड आइटम है एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना होगा? एक्सपेंसेस भी हम ये अज्यूम करते हैं कि अभी भी 50% हमारा खर्चा प्रोडक्ट पे होना बाकी है, क्योंकि अगर 100% खर्चा हो चुका है तो वो तो फिनिश प्रोडक्ट बन गया है। हमारा WIP मतलब इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, तो इस पे अभी 50% काम होना बना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, 50% कॉस्ट को चार्ज करेंगे। तो कैसे होगा? 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 2 रुपीज़ है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू होल्डिंग पीरियड। तो प्रोसेस में हम 1 मंथ के लिए प्रोसेस होता है, तो 10,000 इंटू 2 इंटू 1/12, तो आपको 1 मंथ की जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट आएगी। लेकिन ये आपकी 100% होगी, हम तो कह रहे हैं कि 50% ही हुआ है ना काम, तो हम 50% चार्ज करेंगे। ठीक है, सो ये आपका ओवरहेड का कॉस्ट आएगा। इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये वाली जो कॉस्ट है ना, ये हमारी WIP की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकाला है, हमने WIP की कॉस्ट निकाला है। जो थर्ड स्टॉक होता है वो होता है हमारा फिनिश गुड्स या फिनिश गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारा फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है वो अराइव करने के लिए हम क्या निकालेंगे कि हमारा कितना प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं साल में। हम कैसे अराइव करेंगे? हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इनटू हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो कॉस्ट यहाँ कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर की कॉस्ट प्लस ओवरहेड की कॉस्ट, ये हमारी टोटल कॉस्ट आई। तो ये कॉस्ट हम लेंगे 15 रुपीज़। क्लियर है? इनटू अब होल्डिंग पीरियड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट कितना टाइम लेता है बिकने के लिए, कितना टाइम हमारा फिनिश प्रोडक्ट वेयरहाउस में रहता है, वो पीरियड को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है 2 वीक के बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट बिक जाता है, हो सकता है 1 मंथ के बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट बिक जाता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, सो मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा 1.5 मंथ के बाद हमारा फिनिश प्रोडक्ट बिक जाता है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट आएगी वो मेरी होगी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाला है, हमने स्टॉक ऑफ WIP निकाला और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आता है हमारा डेटर की कॉस्ट। डेटर की कॉस्ट हम कैसे अराइव करेंगे? कितनी यूनिट आप क्रेडिट पे बेच रहे हो? हमने यूनिट 10,000 बनाई, ठीक है, आप सेल कितना कर रहे हो? ठीक है, कितना सेल कर रहे हो, लेकिन क्रेडिट पे कितना सेल कर रहे हो हमें वो लेना है। ठीक है, सो आउट ऑफ 10,000 मैं सिर्फ 8,000 जो यूनिट है ना वो ही मैं क्रेडिट पे सेल करता हूँ, इनटू क्या यहाँ लिखूँ? ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप 15 रुपया ले सकते हो या फिर 17 रुपया ले सकते हो। 17 मतलब 17 रुपीज़ में आप
डेटर को सेल करते हो जिसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि जो डेटर का जो कैलकुलेशन है वो कॉस्ट बेसिस पे होगा तो आपको 15 रुपया लेना है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि जो डेटर का कैलकुलेशन है वो सेल बेस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे होगा, तो यहाँ 17 आपको लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम सेलिंग प्राइस पे लेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है, कि जो डेटर का कैलकुलेशन है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ, ठीक है, हम नोट डाल देंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर 17 ले लेता हूँ, इसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ठीक है। सो 8000 इंटू 17 आपका पूरे साल का जो डेटर का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन मुझे पूरे साल का नहीं चाहिए, हम हमारे डेटर को कितना कितना पीरियड देते हैं, कितना क्रेडिट हम अलाउ करते हैं डेटर को, ठीक है। तो हो सकता है मैं 2 मंथ अलाउ करता हूँ डेटर को, सो मैं 2/12 लिखूंगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो डेटर है उसका कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके जो करंट एसेट है उसका टोटल आ जाएगा कैश। ये आपका कैश है, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये WIP है, ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है और ये डेटर है, ठीक है। ये अमाउंट जो आ रहा है इससे हम करंट असेट का टोटल कहेंगे। इससे दूसरा नाम दिया गया है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है।